हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के 9वां पार्ट को पढ़ रहे हैं, यानी कि 9 पार्ट को पढ़ रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं 2023 एग्ज़ाम के लिए VVI इसको मत कहिए, मोस्ट VVI इसको कहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यकीन नहीं है सेंटअप एग्ज़ाम के आप जो है क्वेश्चन पेपर उठाइए और जितना भी वीडियो में हम बताए हैं क्वेश्चन उस सबको मिला लीजिए, आया है कि नहीं आया है। ठीक है, इसमें जो है हम 81 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले वाले आप एक भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक देवल गई होगा पूरा प्लेलिस्ट के 2023 टॉपर बैच हिस्ट्री, जाकर आप 90 के 90 क्वेश्चंस देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में तब नहीं देखे के मन करे मत देखिए, हमर का जाएगा, है कि नहीं। आइए चलिए समझते हैं, नहीं याद करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालें। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न हमारा लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी क्या किए थे, यह आपको लिखना है। तो आपको पता नहीं है, गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन से पहले भी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध थे, लेकिन उन्होंने जब साउथ अफ्रीका से आया तो 1917 में जो है उन्होंने सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह किया। 1917 में ही जो है उन्होंने जो मिल मजदूर थे उस श्रमिक पे अत्याचार कर रहे थे तो श्रमिक आंदोलन स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने 1919 में रॉलेक्ट कानून का विरोध किया। फिर उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और भी ना जाने कई जो है आंदोलन किए, जैसे कि नमक कानून तोड़ना, समुद्र के किनारे नमक बनाकर, दांडी यात्रा, ये दोनों एक ही है। और आपको बता दें तो 1942 में उनका आखिरी आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन इतना ज़्यादा व्यापक हुआ कि आखिरकार अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। और 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया। इतना सारा आप लिख सकते हैं बिना देखे हुए, है कि नहीं। अब आइए यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए। यह जो है एगो आसान प्रश्न में से सबसे आसान प्रश्न है कि अकबर की धार्मिक नीति क्या थी। तो अकबर जो है सभी धर्मों को अपने साथ लेकर चलना चाहता था। जैसे अकबर भले मुस्लिम धर्म के था, लेकिन वो चाहता था कि सभी धर्म को जो है एक साथ बांध कर रखा जाए, एक साथ लेकर चला जाए। इसीलिए उसने 1562 में सबसे पहले यात्रा कर समाप्त किया। यात्रा कर जो हिंदुओं पे लगाया जाता था कि आप यात्रा करेंगे तो यात्रा कर आपको देना होगा, तो यात्रा कर समाप्त किया हिंदुओं की भलाई के लिए। फिर जो है 1564 में इसने जजिया कर समाप्त किया, जो मुसलमान के अलावा बाकी सब पे लगाया जाता था। तो इन्होंने जो है धार्मिक नीति के लिए बहुत कुछ किया है। यात्रा कर समाप्त किया, जजिया कर, यात्रा कर 1562 में, जजिया कर कब हुआ था 1564 में समाप्त हुआ। ये सब आपको मालूम है। ये बहुत अच्छा जो है, इसीलिए इसे जो है भारत का शासक भी कहा जाता है अकबर को। अब जो है आइए, अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ। इहो एगो आसानी प्रश्न हमरा लगता है, लेकिन पूछ देता है बार बार, लेकिन भुला जाता है सब। अस्थाई बंदोबस्त से मेरे अनुसार नहीं, हिस्ट्री के अनुसार हम बता रहे हैं, अस्थाई बंदोबस्त से ज़्यादातर तो यूरोपीय कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यूरोपीय कहने का मतलब जो ब्रिटिश कंपनी आकर भारत में आई थी, ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इतना ज़रूर फ़ायदा हुआ, अस्थाई बंदोबस्त जब आया तब जो कंपनियां थी उसकी उत्पादन क्षमता जो है बढ़ गई। ठीक है, इतना आपको लिखेला था कि अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी की उत्पादन क्षमता जो है बढ़ गई, यही लाभ हुआ। अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आइए वो आसान प्रश्न हम आपको बताते हैं कि अशोक के धम्म नीति क्या था। अशोक जो है अपने प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा मतलब समझते हैं ना, जनता की भलाई के लिए एगो अभिलेख लिखवाया था। अभिलेख है, उहे अभिलेख को कहा गया अशोक का धम्म। आखिर इस अभिलेख में था क्या।
तो अशोक जो है चाहता था कि सभी लोग जो हैं गुणवान व्यक्ति बने, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करें, अपने गुरुओं का रिस्पेक्ट करें, कभी क्रोध नहीं करें। ऐसा ऐसा जो है उस अभिलेख में लिखा गया था, जिसे अशोक का धम्म कहा गया। ठीक है, आप जो हैं अगर इन सभी का नोट्स चाहते हैं, जैसे अभी तक हमने 90 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ा दिया, तो 90 क्वेश्चंस तक का जो है अभी और आगे पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका नोट्स चाहिए रिटेन में, तो मेरे द्वारा हैंड रिटेन जो है इसका नोट्स लिखा गया है, मतलब कि हाथ से लिखल आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको कुछ पेमेंट करने होंगे। और आपको मिलेगा क्या ये भी हम आपको बताते हैं। 2023 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 100 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि 90 यहाँ पे हुआ तो और 10 आपको मिलेंगे। 100 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, और 25 से 30 जो है आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा। एक तरह से बाहर हमें नहीं लगता है कि एग्जाम में पूछेगा, नहीं लगता है, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा अगर नहीं रही तो बाहरों से भी आ सकता है कि नहीं। तो इन दोनों के लिए जो है आपको 101 रुपीज़ जो है पे करना होता है। पे करने के लिए जो है एक नंबर दे रहे हैं हम आपको, पहले उस पर पेमेंट करना है, जैसे कि 9608339424, ये जो है एक नंबर है। इसी पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेमेंट करने हैं, उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट और इसी नंबर पे व्हाट्सअप अपने डिटेल्स के साथ करने हैं, आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो 101 रुपीज़ पे करना होता है। सपोज़ आप हिस्ट्री का भी लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस का भी और ज्योग्राफी का भी, तीनों को होता है 303 रुपया, लेकिन आपको जो है 50 रुपये का डिस्काउंट दिया जाता है और 253 रुपये में जो है 3 सब्जेक्ट एक ही साथ लेने पे आपको दिया जाता है। ये बात हुआ धंधा के, हम धंधा नहीं करना चाहते हैं, आपको पसंद होगा तो लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। अब बात आते हैं हमने के पढ़ाई पे। मौर्य प्रशासन के जानकारी का उल्लेख करें आप, मौर्य प्रशासन के जानकारी का उल्लेख यानी कि मौर्य प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में आप बताइए। तो मौर्य प्रशासन के जानकारी के बारे में हम जहाँ तक जानते हैं आपको हम बताते हैं। तो मौर्य प्रशासन जो था उसका जो मेन होता था, मेन मतलब समझ रहे हैं ना, हेड, वो जो है मौर्य प्रशासन का ही कोई राजा होता था। और मौर्य प्रशासन जो है अपने मंत्री को ये प्रशासन का जो है आमत्य बुलाते थे। आमत्य कहे तो एक थी सेना के नीचे जो होता है, जैसे भारत के मान के चलिए सेना के जो है मेन कौन है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके ऊपर अगर आप जाइएगा तो होम मिनिस्टर भी जो है सेना के सबसे ज़्यादा है, गृह मंत्री, तो उससे नीचे नीचे जो है पद पे वो सब जो है आमत्य कहलाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही जो है मौर्य प्रशासन में सबसे सर्वोपरि जो है राजा होता था, ऊपर जो मंत्री होता था आमत्य कहलाते थे, और ये प्रशासन जो है इसकी बागडोर राजा के ही हाथ में होती थी। और हम इसके बारे में आपको बताएं तो मौर्य प्रशासन में जो है मौर्य के पहले प्रशासन में बहुत कड़ा कड़ा नियम था। मौर्य राजाओं ने इन कड़े कड़े नियमों को जो है अपनी शासन में समाप्त किया। अब आगे आपको बताएं 86 नंबर क्वेश्चन, तो कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका पर प्रकाश डालें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये उग्रवादी होते क्या हैं। तो उग्रवादी क्या होते हैं, जेकरा में जो है जो ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने ही लोगों के खिलाफ जब हो जाते हैं उसी को उग्रवादी कहते हैं। जैसे हम अपन परिवार में 5 फैमिली, हमरा में ज़्यादा मान के चलिए गुस्सा है, हम अपने घर के आदमी के विरोध कर रहे हैं तो घर के आदमी हमरा जो है उग्रवादी कहेगा। उसी प्रकार कांग्रेस में जो है 1905 से लेके 1920 के बीच में जो है 1919 तक, हाँ 1905 से 1919 के बीच में जो है कुछ नौजवान व्यक्तियों की जो है अंदर जो है आवागमन हुआ, यानी कांग्रेस में कुछ नौजवान व्यक्ति आए। नौजवान ही व्यक्ति आए तो ये सब गरम दल के नेता थे। ये सब गरम दल के नेता होने के कारण जो कांग्रेस के पुराने व्यक्ति थे, बुजुर्ग नेता थे, वो सब के बात मनबे नहीं करता था, नहीं मानता था। तो वह बुजुर्ग नेता जो है ये सब गरमकन आदमियन यानी कि नौजवान व्यक्ति के कहा कि ये सब जो है क्या है, उग्रवादी है। ठीक है, तो उग्रवादी है तो कांग्रेस में उग्रवादी की भूमिका क्या रही, तो भूमिका का परीक्षण करना है कि यानी कि कांग्रेस में जो है ये उग्रवादी आया तो क्या हुआ, तो उग्रवादी आया तो कांग्रेस जो है एक्चुअल में बंट गया। ठीक है,
अगर हम बात करें कि इन उग्रवादियों में कौन कौन था, तो आप सुने होंगे बाल लाल पाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जो हैं, ये उग्रवादियों में विशेष 3 गो व्यक्ति थे। ये सब गढ़म दल के नेता था सब। अब हम बात करें तो बौद्ध संगीतियाँ क्यों बुलाई गई, चतुर्थ बौद्ध संगीतियाँ का क्या महत्व था, यह दुनिया के आसान प्रश्न में से एक प्रश्न है। अब देखिएगा एक आंसर कितना छोटा है। बौद्ध संगीतियाँ जो है बौद्ध धर्म की व्याख्या करने के लिए बुलाया गया था। बौद्ध संगीतियाँ कहला बुलावल गया था, तो बौद्ध धर्म के व्याख्या करने के लिए। तो एक और प्रश्न आपसे पूछता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या महत्व है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का जानते हैं क्या महत्व है, कि जो बौद्ध धर्म के लोग में मतभेद हो गया था, लड़ाई झगड़ा, तो उहे सुधारे खातिर जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है बुलाया गया था। ठीक है सर। अब आते हैं ये गांधार कला क्या विशेषताओं का उल्लेख करे। दुनिया के आसान प्रश्न में से एक और प्रश्न है, ये हम आपको समझाते हैं बिहार से रिलेट करके। गांधार कला की विशेषताएं क्या है। तो गांधार कला जो है एक प्रकार की विशेष कला है जिसमें जो है मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। इसकी पहली विशेषता है कि इनमें जो है एकदम मानव की तरह मूर्ति बनाई जाती है। अब दशहरा में देखिएगा तो देवी जी के मूर्ति बनावल जाता है, मानव की तरह होता है कि नहीं होता है। दूसरी विशेषता कि गांधार कला में बनी हुई मूर्तियां जो है एकदम आपको जीवित प्रतीत होती है। जीवित मतलब आपको लगेगा कि ये जो है जिंदा है। तो आप देखिएगा दशहरा में कभी कभी ऐसा लगता है कि जो देवी जी हैं एक्चुअल में जो है जिंदा है कि नहीं। तो गांधार कला की यही विशेषताएं हैं और इन्हीं का जो है उल्लेख करना था। हमने आपको किया सर कि गांधार कला एक विशेष प्रकार की कलाएं हैं जिसमें मूर्तियां जो है मानव स्वरूप की बनाई जाती है और ऐसा लगता है कि वो जो है एकदम जीवित हैं। अब जो है 5वीं रिपोर्ट देखिए, 5वीं रिपोर्ट कहे का मतलब इन्हें कि 5वां एगो रिपोर्ट था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1813 में जो है अपनी कंपनी के प्रशासन में सुधार करने के लिए वो रिपोर्ट जारी करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहे का मतलब कि भारत में जो था अंग्रेजवन, तो वो सब जो है अपन प्रशासन में सुधार करे लगी जो है 1813 में वो रिपोर्ट जारी करता है जेकर नाम पड़ गया 5वीं रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या हुआ तो प्रशासन के सुधार करने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे 5वीं रिपोर्ट में। आपको नोट्स में जो है और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, है कि नहीं। अब चिश्ती संप्रदाय, ये 90 नंबर क्वेश्चन है कि चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संतों का संक्षिप्त परिचय दें। 3 वो प्रमुख संत के बताइए। चिश्ती संप्रदाय जो है ये भारत में कब आए तो 1192 में आए और इनके हेड जो थे मुइनुद्दीन चिश्ती थे। मुइनुद्दीन चिश्ती जो हैं चिश्ती संप्रदाय को भारत में लेकर 1192 में आए और इन्हीं के अनुसार जो है चिश्ती संप्रदाय जो है बढ़ता गया। हम 3 अगर मुख्य संतों की बात करें तो पहला था शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये जो है मुइनुद्दीन चिश्ती के जो हैं शिष्य थे जिनका जन्म जो है 1235 ईस्वी में हुआ था और इनका जो है कहाँ जन्म हुआ था तो फरगना के गौस नामक स्थान पे जो है इनका जन्म हुआ था। दूसरी हम बात करें तो उनका नाम था फरीउद्दीन गंज ए सकर। ये जो है एक स्त्री थी और ये जो है एक स्त्री थी जिनका जन्म जो है 1175 ईस्वी में कठवाल में हुआ था। एगो आउ बात बता दें तो ये फरीउद्दीन गंज ए सकर जो थी ये मुइनुद्दीन चिश्ती के 3 गो पत्नी थी। तो प्रथम पत्नी की जो है प्रथम पुत्री थी। इहो बात याद रखिएगा, है कि नहीं। तो हमरा जो है ये बोर्ड पे लिखे के नाम एक गो पीछे कारण लगा कि नमवा ये लोग के याद हमको नहीं हो रहा था तो हम लिख दिए। अब जो है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है मुइनुद्दीन चिश्ती के काथे शिष्य थे। जन्म कब हुआ तब 1235 में, कहाँ तब फरगना के गौस में। दूसरे कौन थे तब फरीउद्दीन गंज ए सकर जो 1115 में जन्म लिए। कहाँ लिए तब कठवाल शहर में लिए और ये जो है मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रथम पत्नी के प्रथम पुत्री थी। अब जो है तीसरा शेख निजामुद्दीन औलिया। इस शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो है 1236 में हुआ। कहाँ तब बदायूं में हुआ था।
एकरा बारे में इतने आपको लिखना है। 2 नंबर के क्वेश्चन है, अगर आप येहू लिख देंगे कि 1192 में ये जो है भारत में आए थे मुहिउद्दीन चिश्ती के नेतृत्व में, और इनके 3 ई हैं, जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इतना लिख दिए, हो गया नंबर खेला। अब जो है 90 क्वेश्चंस जो है आपके कंप्लीट होते हैं हिस्ट्री में। शॉर्ट क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस और बचे होंगे, उसके बाद जो है हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ से आएंगे। और हिस्ट्री में जो है हमनी के टारगेट रहेगा कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें, 100 में 100 जो है हिस्ट्री में स्कोर हम लोग कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये सब। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको जो है शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि लोग भी जो हैं इसको रटने से अच्छा है कि समझने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो देखें, अच्छा लगा है शेयर कीजिए, एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।